गुड मॉर्निंग बेटा। तो हम लोग अभी तक सिद्धांतों के बारे में बात किए थे कि जनसंख्या वृद्धि से रिलेटेड दो सिद्धांत हम लोग पढ़े। एक था उसमें माल्थस महोदय और दूसरा था उसमें हम लोग मार्क्स का था, और दोनों का हम लोगों ने तुलनात्मक अध्ययन भी किया। इसमें तुलनात्मक अध्ययन भी किए थे इसमें। ठीक, माल्थस से एक तरफ जहां जनसंख्या और संसाधन के बीच में अंतर संबंध की बात कर रहे हैं, वहीं पर मार्क्स देखिए क्या बात करते हैं कि जो श्रम पूंजी है इसकी बात कर रहे हैं ये। ठीक ना, दोनों का अपना अपना अलग अलग उद्देश्य था इसमें। ठीक, कि मार्क्स का जो मानना था कि जो श्रम पूंजी है लोगों को उनके किए के मुताबिक जब रोजगार के जो पैसे जब नहीं मिलते हैं तब क्या होता है, वो समस्या होती है। ये जनसंख्या को एक जो समस्या के रूप में देख रहे हैं कि जो संसाधन हमारा आता है खाद्यान्न, इसकी यानी बात कर रहे हैं। अब खाद्यान्न की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, भूमि से रिलेटेड होगा। है ना, खाद्यान्न का क्या होगा, भूमि से कोरिलेटेड होगा कि भूमि हमारे पास जितना ज्यादा अधिक होगा खाद्यान्न हमारे पास उतना ही ज्यादा होगा, और जब खाद्यान्न ज्यादा होगा तो भरण पोषण क्या होगा, ठीक ठाक हो जाएगा दोनों का। इसी को ले चल करके 1972 में जो नौ माल्थसवाद की जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, कि रोम के जो क्लब होते हैं, रोम के क्लब के जो वैज्ञानिक हैं, इन वैज्ञानिकों ने एक पुस्तक की रचना की थी, लिमिट टू ग्रोथ। इसकी बात की थी, लिमिट टू ग्रोथ की बात की थी ये, कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की आकृति क्या है, उसकी सीमा यानी लिमिट है वो, उससे ज्यादा हम लोग बाहर जा ही नहीं सकते। इसी प्रकार के कृषि भूमि की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कृषि भूमि को क्या कर सकते हैं हम लोग कि चाहे पेड़ों को कितना भी काटे तो एग्रीकल्चर की क्या एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा वो बढ़ेगी नहीं। और जब इन दोनों का अनुपात हम लोग लगाते हैं कि भूमि और जनसंख्या, तो वहीं से एक वर्ड आता है घनत्व आता है। क्वेश्चन खूब आते हैं इस पे। ठीक, घनत्व है ना, कि जैसे जनसंख्या घनत्व क्या है, ये पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो है क्या चीज। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जो लैंड है वो, और दूसरा क्या आपका है जो पॉपुलेशन है वो, इन्हीं दोनों का हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसका अनुपात निकालते हैं, तो इसी को कहा जाता है घनत्व आता है। और इसी से रिलेटेड हम लोग कई चीजें पढ़ते हैं। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, विश्व का सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व देश कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, और सबसे न्यूनतम कौन सा है। ये यहाँ से एक वर्ड क्या आता है आपका, घनत्व यानी डेंसिटी की आती है। तो आज इसी को हम लोग के चलते हैं कि घनत्व क्या होते हैं और घनत्व के प्रकार क्या होते हैं। तो ये वर्ड आता कहाँ से है, जो माल्थस की थ्योरी है वहीं से निकल करके आपको ये आएगा, ये है ना। तो हेडिंग डालिए आप लोग सभी लोग कि घनत्व के प्रकार।
घनत्व के प्रकार। इन्हीं में से एक है गणितीय घनत्व। गणितीय घनत्व की बात आती है तो इसका जो सूत्र होता है गणितीय घनत्व का, तो क्या लिखते हैं हम लोग कि कुल जनसंख्या और बटे क्या होगा आपका कुल क्षेत्रफल। कि किसी भी देश की कुल जनसंख्या को ले लेते हैं वो, और वहां का जो संपूर्ण क्षेत्रफल होगा वो, और दोनों का जो अनुपात निकालते हैं वही क्या हो जाएगा, इसका घनत्व आ जाता है ये। जैसे अगर भारत की बात करें हम लोग तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार टोटल पॉपुलेशन कितनी है, लगभग 121 करोड़। और क्षेत्रफल कितना है इसका, 32,87,263। और जब दोनों का अनुपात ले लिया जाता है तो कितना आ जाता है भारत की जनसंख्या घनत्व, 382 है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। तो 382। तो एक चीज देखिए, एक ये भी है कि प्रैक्टिकली आप निकाल भी सकते हैं। जैसे कोई भी राज्य का निकालना हो, उत्तर प्रदेश का निकालना हो, झारखंड का निकालना हो, तो वहां की क्या करिए कि कुल जनसंख्या है वो मिल जाएगा आपको डाटा, और कुल जो भू क्षेत्रफल वो होगा, और दोनों का अनुपात जब ले लिया जाता है तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, जनसंख्या घनत्व कहते हैं ये, है ना, गणितीय इसी को, है ना। फिर बात आती है इसका महत्व क्या है, ये इंपॉर्टेंस होता क्या है क्यों ये निकाला जाता है। महत्व क्या है, तो इससे ये पता चल जाता है कि प्रति व्यक्ति भूमि उपयोग कितना है। एक व्यक्ति के अगर बंटवारा करते हैं हम लोग तो उसके पास कितना भू क्षेत्र यानी वो मिलेगा वो, या ये कह सकते हैं कि एक निश्चित क्षेत्रफल में जो रहने वाली जो आबादी होगी वो कितनी होगी। जैसे अगर भारत की बात आई है 382, इसका मतलब क्या है कि 1 वर्ग किलोमीटर एरिया ले लिया जाए। अब इसे पूरे एरिया में जो निवास कर रहे हैं कितने हैं, 382 व्यक्ति यानी लोग निवास कर रहे हैं। इसका मतलब आपका सीधा सीधा आपका ये हो जाता है। अब देखिए अगर ज्यादा लोगों का दबाव रहेगा तो परिणाम क्या होगा कि इस पर जो आवासीय क्षेत्र होगी वो समस्या होगी, खाद्यान्नों की समस्या होगी, है उस पर भार क्या होगा, काफी ज्यादा होगा, यानी प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड क्या होगी, वहां पे समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए इसका हम लोग अध्ययन यानी करते हैं। मूल रूप से जो गणितीय घनत्व निकाला जाता है यही पर्पज होता है कि प्रति व्यक्ति के ऊपर यानी वहां पर कितना यानी लैंड यानी वो पड़ता है, वो कितना उसका वो पड़ेगा वो। जैसे उत्तर प्रदेश की बात है, सॉरी इसके भारत की बात करें, सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले की बात करें तो उत्तर क्या मिलेगा आपको, सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो अरुणाचल प्रदेश में देखिए क्या है कि 1 वर्ग किलोमीटर पर कितने हैं, 17 लोग हैं वहां पे। अब यहां से देखिए हम लोग पॉजिटिव भी निकाल सकते हैं और नेगेटिव भी निकाल सकते हैं। मतलब जनसंख्या घनत्व अगर आपको पता है तो इससे क्या है कि वहां के भू क्षेत्रों के बारे में आप एक अनुमान लगा सकते हैं कैसा हो सकता है। मान लीजिए कि अगर कहीं पर जनसंख्या घनत्व कम है, 5 है, 10 है, 20 है, 25 है, 50 है, इसका मतलब क्या है, वो भू क्षेत्र मनुष्य के निवास योग्य है ही नहीं। यही निष्कर्ष है
कि यानी जो भू क्षेत्र है वो उसके वास योग्य है ही नहीं। जैसा कि एरिस्टोथनीज ने भी कहा है, वास योग्य क्षेत्रों को क्या नाम दिया था उसने? ओक्यूमेन, है ना? क्या नाम दिया था? एक्यूमेन, सॉरी, है ना? एक्यूमेन कहा था, एक्यूमेन कहा था। और पर्यावरण की देखिए हम लोग परिभाषा जो पढ़ते हैं, तो परिभाषा देखिए क्या होता है कि मनुष्य जिस क्षेत्र में यानी अपने उसके आवासीय क्षेत्र होते हैं वहां पे जो अपना तंत्र बनाता है, उसी तंत्रों का अध्ययन ही करना क्या होगा? पर्यावरण का मूल उद्देश्य होता है कि मनुष्य का एक भौगोलिक क्षेत्र होगा जहाँ पे अपना वास रहन सहन रहता है। अब उस वास क्षेत्र में चाहे जैविक घटक पाए जाए चाहे अजैविक घटक पाए जाए, उनके बीच के जो अंतर संबंध होते हैं उन्हीं का अध्ययन करना क्या होता है? मूल उद्देश्य होता है। यानी भूगोल और पर्यावरण का यही यानी मूल उद्देश्य पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, तो एक्यूमेन देखिए जो परिभाषा बता रहे हैं वो यही है कि ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जो मनुष्य के वास योग्य है और कौन से नहीं है। ये स्टेबो का था आपका, हाँ वो, हाँ स्टेबो की अगर बात करें, दो तीन चीजें हैं इस पे। स्टेबो उसका ओक्यूमेन था, उसने जो खोज किया था कि मनुष्य के कौन से क्षेत्र हैं जो आवासीय क्षेत्र हैं, उसी को उसने ओक्यूमेन की संज्ञा दी थी। और ये किसका था? एरिस्टोथनीज। रेडजेल है, उसने भी कुछ वर्ड कहा था। हाँ? रेडजेल की बात करें, उसने वास योग्य से लेवेसरा। तीनों को ध्यान में रखिएगा। यानी यहां से देखिए जो भूगोल वेता बात कर रहे हैं वो है कि मनुष्य के वास योग्य क्षेत्र कौन से हैं कौन से नहीं है ये। ठीक, तो इसका एक बहुत सा अच्छा देखिए फंडामेंटल मिल जाता है जो हम लोग गणितीय घनत्व निकालते हैं। उस गणितीय घनत्व के द्वारा हम लोग ये बात कर सकते हैं क्या वो एरिस्टोटली जो कह रहे हैं वो, या स्ट्रैबो जो बताते हैं वो, रेडजेल जो बताते हैं वो उसके सुयोग्य है कि नहीं है। ये तो पता चलता है कि यहाँ पर देखिए जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो क्षेत्र है ये क्या होगा? मनुष्य के वास योग्य है ही नहीं। फिर बात आती क्यों ऐसा है? क्योंकि भूगोल में हम लोग क्या है 3W का ही बात करते हैं कि व्हाट, वेयर और वाई। स्मिथ की संकल्पना जो है ये, ठीक, कि क्या चीज है यहाँ पे? जनसंख्या घनत्व की बात कर रहे हैं। और कौन सा घनत्व है? गणितीय घनत्व है। वेयर, किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं? तो पता चला आपका अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं कि वहां पे वास योग्य है क्यों नहीं है। अब क्यों नहीं है इसी का यानी कारण जान ले तो हमारा पूरा का पूरा अध्ययन यानी क्लियर हो जाता है। अब यहां से देखिए कारण देखा जाए तो क्यों नहीं है तो पता चलता है कि नंबर 1 पथरीली भूमि। नंबर 1 क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है पूरा का। पूर्वांचल जो हिमालय है आपका वो, तो पूर्वांचल हिमालय का पूरा एरिया क्या है? वहां का है। 90% भूभागों पर वो बसा हुआ है। ये दूसरी बात देखिए और क्या आती है कि वहां पर जो वनस्पतियां हैं बहुत ही ज्यादा मात्रा में है। या ये कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा जो वनस्पतियां पाई जाती है, वो सॉरी मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा जो वनस्पतियां पाई जा रही है कहाँ पाई जा रही है? अरुणाचल प्रदेश में। या मिजोरम के बाद अगर देखा जाए कि वनस्पतियों का जो घनत्व है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, सघन वनस्पतियां कहाँ पाई जा रही है? वो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो एक तो ये पता चल गया कि क्षेत्रफल और सघनता के दृष्टिकोण से अरुणाचल प्रदेश यानी यहाँ पर दूसरे नंबर पे आ जाता है ये वनस्पति। ठीक, अब देखिए जहां पे वनस्पतियां ज्यादा होगी, सघनता ज्यादा होगी, तो उस क्षेत्र में क्या होगा आपका? जंगली जीव जंतु ज्यादा होंगे, वाइल्ड एनिमल ज्यादा होंगे। और जब वाइल्ड एनिमल ज्यादा होंगे तो क्या सामान्य पीपल के रहने योग्य होगा? वो नहीं हो पाएगा वो। तो ये सब क्या है देखिए आपके फैक्टर बता देते हैं
ये मतलब गणितीय जनसंख्या घनत्व के आधार पर हम लोग उस स्तर पर पहुंच सकते हैं कि क्या कारण है कि वहां की जो भूमि है वो वहां पर एक्यूमेन क्यों नहीं है, ओक्यूमेन क्यों नहीं है, लेवेसराम की संकल्पना है वो क्यों नहीं है। यही इसका इंपॉर्टेंस होता है जो भूगोलवेताओं ने अलग अलग नामों से इसकी अभिव्यक्ति की थी। ठीक, तो ये आपका जो जनसंख्या में गणितीय घनत्व का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है। एक एक करके इसको थोड़ा सा नोट करते चले आते हैं। तो हेडिंग डालेगा गणितीय घनत्व। गणितीय घनत्व तो इस प्रकार देखिए हम लोगों ने एक निष्कर्ष निकाला कि जनसंख्या का जो गणितीय घनत्व होता है हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और वहां से हम लोग रिसर्च करके कई चीजों निष्कर्षों पर यानी पता लगा सकते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप हम लोगों ने बिहार का देखा। बिहार में जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, भारत का सबसे अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो यहां पर क्या होगा कि प्रति व्यक्ति जो भूमि दबाव होगा भू दबाव ज्यादा होगा। मतलब क्या होगा कि यहाँ के लोगों की जो सीमाएं होंगी वो काफी ज्यादा विवादित होगी। मतलब क्या होगा कि यहाँ पर आपसी भाईचारा की क्या होगी, कमी पाई जाएगी। मनुष्यों में मतभेद काफी ज्यादा होगा, और यहाँ पे राजस्व के बहुत सारे जो मुकदमे होंगे वो भूमि यानी क्षेत्र से विवादित होंगे, और वो कहाँ हुए, न्यायालयों में विचाराधीन होंगे ये सब चीजें। तो ये सब चीजें क्या है कि गणितीय घनत्व यानी हम लोगों को क्या बताता है कि उस क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण कैसे किया जा सकता है। ये कि घर पे बैठे ही हम लोग अवलोकन कर सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्षेत्र है यानी जनसंख्या घनत्व का ये क्षेत्र है पाया जा रहा है, और यहाँ पर ऐसी समस्याएं आएगी है। अब जैसे दिल्ली की बात करें हम लोग, सिंगापुर की बात करें, ये सब क्या है कि मैक्सिमम यानी जनसंख्या दबाव काफी ज्यादा है वहां पे, हजारों में चला जाता, 10-10 हजार से ऊपर है वो। और जब देखिए किसी भी क्षेत्र में 10,000 से ज्यादा जनसंख्या दबाव होगा और वो भी वो क्षेत्र है जो चारों तरफ से भू आबद्ध हो, वहां पर सबसे बड़ी जो मूल समस्या आएगी देखिए क्या होगा कि पर्यावरण से रिलेटेड आएगा। किससे रिलेटेड आएगा, पर्यावरण से रिलेटेड आएगी कि उस क्षेत्र में जहरीली गैसों का दबाव इतना ज्यादा हो जाएगा। कई समस्याएं हो रही है कि जैसे अभी हाल ही में देखा जाए 2024 दीपावली के बाद ही नवंबर 2024 में देखें हम लोग कि दिल्ली की बात करें हम लोग एनसीआर की, तो उस क्षेत्र में देखें कि जो धूल प्रदूषण था आपका, एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन 1100 के समथिंग हो गया था वो। जो एक नॉर्मल हुआ करता है आपका इस समय प्रेजेंट टाइम में जब वहां का होगा लगभग 350-400 के आसपास होगा, तो उसका 3 गुना यानी बढ़ जाना। आंखें व्यक्ति जा रहा है तो आंखों से क्या हो रहा है, उसके अश्क यानी टपक रहे हैं अपने आप ही, वो जहरीली गैस होगा इतना ज्यादा दबाव। तो ये क्या होगा कि धीरे धीरे देखिए जो मम्फोर्ड जो बताते हैं टायरोपोलिस और नेक्रोपोलिस की अवस्था की तरफ जा रहा है ये, कि एक समय ऐसा आएगा तो क्या होगा, भूतिया नगर के रूप में ये जाना जाएगा ये। तो ये यहाँ की समस्याओं के यानी निष्कर्ष के रूप में हम लोग बता सकते हैं, और किस पे चलता आपका ये, इसी गणितीय घनत्व के ऊपर चलेगा ये ऊपर अपना। दूसरा घनत्व देखते हैं हम लोग कि आर्थिक घनत्व। आर्थिक घनत्व
इसका निकालने का सूत्र होता है कुल जनसंख्या बटे कुल संसाधन। देश का जो कुल जनसंख्या है वो और देश का जो कुल संसाधन है आपका वो है। जब दोनों को अनुपातिक कर दिया जाता है तो उसी से क्या निकाला जाता है आपका आर्थिक घनत्व निकाला जाता है। अब यहां से देखिए दोनों में अंतर क्या आया है, इसको जानना बहुत जरूरी है। ये उत्तर ऊपर देखा जाए तो कुल जनसंख्या में कोई अंतर नहीं है, लेकिन नीचे देखे तो कुल क्षेत्रफल, यहाँ पे कुल संसाधन क्षेत्रफल, कुल संसाधन क्षेत्रफल मतलब क्या है कि जो अगर किसी भी क्षेत्र का अगर जो एरिया देखें हम लोग, तो यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है जो कि आर्थिक दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, जो संसाधन के योग्य है उसको लिया जाएगा, और जो संसाधन के योग्य है ही नहीं, कि जहां पर हम लोग जैसे कहते हैं कि वहां पे जनसंख्या वास है, चाहे कितना भी कर दिया कोई मायने नहीं रखता है वो, तो उसी क्षेत्र को जब उसमें घटा देते हैं हम लोग, जो वास योग्य है ही नहीं आपके ये, जो वास योग्य है ही नहीं, जब उसी को उसमें घटा देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, कुल संसाधन क्षेत्रफल आ जाता है वो, कुल संसाधन क्षेत्रफल। मतलब क्या है कि गणितीय घनत्व उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है, उससे अच्छा आपका आर्थिक घनत्व आ जाता है ये। मतलब इसमें क्या है कि उस क्षेत्रफल को भी शामिल किया गया है जो कि आपके वास योग्य है ही नहीं। जैसे मान लीजिए आप ही का खेत है, किसी के पास 20 बीघा खेत है, अब 20 बीघे खेत में से कह दिया जाए कि उसके 4 बीघा जो खेत है ताल में है, और वो ताल है उसके घर से काफी ज्यादा दूर है, 20-25 किलोमीटर दूर है वो, तो मतलब क्या हुआ कि उसका यानी क्षेत्रफल तो कुल कितना है आपका 20 बीघा है, लेकिन संसाधन योग्य कितना है, मात्र 16 बीघा हुआ। ये मतलब उस क्षेत्र का जो उसके उपयोग के रूप में है, लैंड यूज के रूप में है, वो 16 बीघा ही है, 4 बीघे की कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं वो। ऐसा देखा आप लोगों ने देखा होगा कि आप ही के क्षेत्र में या आप ही का जो घर बना होगा, बहुत सारी अगर बाउंड्री बनी हुई घर बने होंगे, तो उसमें से कौन सा कमरा है जहां पर आप लोग ज्यादा यानी सघनता होती, कहाँ पे आना जाना होता है, और कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो कि आप वहां पे जाना ही नहीं चाहेंगे, ऐसा होता होगा। पुराने समय तो बहुत ज्यादा होता, ऐसे ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे कहते थे भूत है प्रेत है, जाइए नहीं करते थे, वास योग्य था ही नहीं आपके वो। तो यहाँ से देखिए क्या निष्कर्ष निकाला जाता है कि मनुष्य के जो उपयोगी भूमि है उसको ले लिया जाता है, जो अनुपयोगी भूमि उसको छोड़ दिया जाता है, तो इससे जो घनत्व निकल के आता है वो आपका आर्थिक घनत्व होता है ये। तो इससे क्या है निष्कर्ष आता है कि गणितीय घनत्व की अपेक्षा देखा जाए तो आर्थिक घनत्व काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आपका ये। तीसरी की बात करें हम लोग, कायर के घनत्व की बात करते हैं हम लोग। कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये भी कायर के घनत्व। तो इसमें देखिए क्या होगा, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या और बटे क्या हो जाएगा, कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल। कुल कृषि योग्य भूमि। क्यों? क्योंकि देखिए मनुष्य के जीवन निर्वाह के लिए सबसे मूल चीज क्या आपका कृषि ही है। उसके प्राइमरी में देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण आपका क्या है, यही आपका कृषि योग्य भूमि है। कि पहले अगर वो जीवित रहेगा तभी क्या करेगा, अन्य संसाधनों का वो दोहन कर सकता है। किसी पठार क्षेत्र में अगर कोयला है तो कोयले का खनन वो क्या तभी वो करेगा जब उसके पास क्या होगा कि पहले अपना खुद के ऊपर डिपेंडेंसी होना बहुत जरूरी होता है। यही कारण है कि जो शुरुआती योजनाएं चलाई गई थी, पहली दूसरी तीसरी, ये सब इसी वजह से था कि यानी हम लोग की कृषि से रिलेटेड योजनाओं को काफी ज्यादा उस समय बढ़ दिया गया कि पहले हम लोग आत्मनिर्भर बने पहले, तब जाकर के हम लोग सेकेंडरी टर्सरी और क्वार्टरी में जाए हम लोग। तो ये यानी और भी इंपॉर्टेंट आ जाता है। अब माल्थस के अनुसार देखा जाए तो इनमें से कौन सा किसकी बात कर रहे हैं वो,
माल्थस जो हम लोग पढ़े हैं, क्या वो गणितीय घनत्व की बात करते हैं? तो पता चलता है कि नहीं। क्या वो आर्थिक घनत्व की बात करते हैं? तो पता चलता है नहीं। हालांकि उन्होंने संसाधन शब्द का प्रयोग किया था, नो डाउट, लेकिन संसाधन में कई संसाधन आ गए थे। संसाधनों में उन्होंने किसका प्रयोग किया था? खाद्य का प्रयोग, खाद्यान्न का प्रयोग किया था। मतलब उन्होंने किसका प्रयोग किया है? कायिक घनत्व का प्रयोग किया। ये तो निष्कर्ष है आपका कि सिद्धांतों को कैसे यानी इसके साथ लिंक किया गया है ये। कि अगर माल्थस की थ्योरी देखें तो किसकी बात कर रहे हैं कि कुल जनसंख्या वो और जो कुल कृषि योग्य, यही क्योंकि यही कुल कृषि योग्य भूमि होगा, यही हमारे खाद्यान्न उत्पादन करेगा। और यही खाद्यान्न की बात करते हैं कि हमारे जो जनसंख्या घनत्व का जो ग्रोथ होता है 1, 2, 4, 8 है 16 इससे जा रहा है। और जो कुल आपका उपज है खाद्यान्नों का वो आपका 1, 2, 3, 4, 5 जा रहा है। इन्हीं के बीच में अंतर संबंध स्थापित करके और वहां पर क्या है कि उससे उत्पन्न जो समस्या है, समस्याओं का निवारण करने की बात करते हैं। तो ये वो समय का दौर है जब देखिए आपका ब्रिटेन में आपका डडले स्टम्प जैसे महोदय आते हैं। नाम सुना है आप लोगों ने? डडले स्टम्प कृषि भूमि उपयोग से रिले, ब्रिटेन की कृषि भूमि उपयोग और अनुपयोग की जो पुस्तक लिखी गई उनके, ब्रिटेन की, है ना, है ना, हाँ, ब्रिटिश, है ना, ब्रिटिश लैंड यूज एंड अनयूज। तो वो इसी पर लिखी गई है कि वहां के कौन कौन सी भू क्षेत्र होते हैं जो कि आपके कृषि योग्य है और कौन से नहीं है आपके ये। क्योंकि जब देखिए औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी तो उस समय क्या था आपका ये कायिक घनत्व सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ये, या ये कह सकते हैं कि जो महानगर है आपका, भले ही महानगर में कितना भी करें हम लोग कि सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरी को ज्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन वो तभी देते हैं जब वो देश क्या होगा आपका कायिक घनत्व में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। कोविड आया तो कोविड में देखिए क्या हुआ आपका कि आपका कायिक घनत्व सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था ये। बाकी और संसाधन में ये भी सब निकाला गया था, लेकिन ये सब क्या है, महानगर वाले क्षेत्र आपके फ्लॉप हो गए थे। ये क्षेत्र आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रह जाता है। तो आपदा और महामारी के क्षेत्र में वहां पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यही वजह है आपका कायिक घनत्व सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है, अक्सर करके पूछा जाता है कि कायिक घनत्व क्या होता है ये। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि वहां के कृषि योग्य भूमि को ले लेते हैं वो, और वहां की जनसंख्या को ले लेते हैं वो, दोनों का अनुपात जो होगा उसी को कायिक घनत्व के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है, नेक्स्ट है कि कृषि घनत्व। कृषि घनत्व तो ये देखिए क्या करता है, कुल कृषि कार्य में लगी गई जनसंख्या को लेता है केवल, यानी सभी को नहीं लेगा, सभी पॉपुलेशन को नहीं लेता है ये। जैसे ये जनसंख्या को ले लिया जाए कि कुल जनसंख्या में से कितने लोग हैं जो उसे ग्रामीण इस भूमि का उपयोग कर रहे हैं। सब लोग तो कर ही रहे हैं। अब कोई महानगर में रह रहा है, अब वो कह दिया जाए कि आप कृषि भूमिका का उपयोग करते हैं, तो क्या, अगर नहीं करते हैं कहता आपको तो अनुपात में से शामिल नहीं करना चाहिए, फिर बेकार है मतलब। भाई एक परिवार में हैं 4 लोग हैं, 2 हैं दिल्ली में रह रहे हैं और 2 हैं अपने गांव में रह रहे हैं। दिल्ली में वो अपना सर्विस कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या होगा, इसका कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। तो मतलब क्या है कि अगर उस क्षेत्र के जनसंख्या में से जो केवल कृषि कार्य में लगी जनसंख्या है वो वास्तविकता अगर ले लिया जाए, उसको केवल निकाल दें, तो वही आपका क्या हो जाता है, आपका कृषि घनत्व हो जाता है। मतलब क्या होगा, कृषि कार्य में लगी जनसंख्या बटे क्या हो जाएगा, कृषि योग्य भूमि।
कृषि योग्य भूमि, ये यानी सबसे ज्यादा उपयुक्त हो जाता है। यानी ऊपर की अपेक्षा देखा जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो महानगरों में रह रही है, जैसे अगर भारत की बात करें तो भारत का लगभग कितना 32% है जो महानगर में रह रही है। नगरों में जो रहने वाले, शहरों में रहने वालों का अनुपात कितना है, 31 समथिंग है। तो ये राउंड फिगर यानी हम लोग 32 ले रहे हैं कि 32% यानी नगरों में रह रही है, और बाकी जो आपका है 68% ग्रामीण क्षेत्र में है। तो कुल जनसंख्या में जो आपका आ रहा है तो 32% को घटा दिया जाए तो 68% को ही लें केवल हम लोग, और उनमें जो कृषि योग्य भूमि होगा वो, तो इसकी अपेक्षा ये ज्यादा उपयुक्त हो जाता है आपका निकालना है कि हाँ एक कार्य घनत्व की अपेक्षा क्या है, ये शुद्ध जानी आपका काफी ज्यादा शुद्धता यानी लग रही है कि जो फालतू की जनसंख्या को इन्वॉल्व किए हैं, जिनका कृषि कार्य से कोई मतलब है ही नहीं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं कहते हैं कि गेहूं का बताइए फल, यानी गेहूं का उपज किधर होता है, ऊपर होता है कि जमीन के नीचे होता है, उनको यही नहीं पता है कि गेहूं का फसल कैसा होता है। आलू है कहाँ पे फल लगता है, जमीन के नीचे लगता है कि ऊपर लगता है। सरसों है किस ऋतु में बोई जाती है, फसलों के बारे में उनके ज्ञान है ही नहीं। बहुत से ऐसे बिलायती बच्चे आप लोग देखे होंगे। चलिए अच्छा चलिए बताइए। अच्छा चलिए अच्छा बताइए, मूंग, मसूर, उड़द, और एक और ले लीजिएगा, एक और ले लीजिएगा, एक चावल ले लीजिएगा। ये इनमें से बताइए, ध्यान से देखिएगा, इनमें से कौन सी फसल है जो रबी की है, बताइए, आप बताइए। तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा, मसूर राइट होगा। बहुत ज्यादा बच्चे इसी में गड़बड़ कर जाते हैं, ठीक है। तो यही कारण है, देखिए अब जो कमीशन है एग्रीकल्चर से क्वेश्चन यानी संख्या बढ़ा रहा है, वो उसके पीछे यही है कि आप नगरीकरण में भले आप रह रहे हो, लेकिन क्या है अपने कल्चर को मत भूलिए, उसको भी जानते रहिए, क्योंकि आप ही लोग हैं पढ़ लिख करके जाएंगे, प्रशासनिक सेवा में जाएंगे, अच्छे पोस्ट पे जाएंगे, और आप ही लोगों को क्या करना है कि इन क्षेत्रों के बारे में नियोजन के कार्य करना है। इस क्षेत्र के नियोजन के कार्य तभी कर पाएंगे जब वहां के मूलभूत चीजों को आप अच्छे तरीके से जानते रहेंगे। ये है ना, ज्यादातर देखिए पीसीएस का अगर एग्जाम देखा जाए, हाँ आईएएस के एग्जाम में देखा जाए, या रिसर्च से रिलेटेड कहीं पर भी, या पीजीटी टीजीटी, हर जगह पर क्या है एग्रीकल्चर का इसको धीरे धीरे अब बढ़ा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में ये। तो उसके पीछे रीजन क्या है, यही है कि आप उनको यानी मूलभूत चीजों को जानते रहिए अच्छी तरीके से, क्योंकि हमारा अभी भी देखिए क्या है कि 70% जो आबादी है क्षेत्र है वो कहां पर, ग्रामीण है आपका, कि उस क्षेत्र को आपको विकास करना है। ये तो शहर में रह करके आपको अपनी पढ़ाई करनी है, लेकिन आपको अपनी जो ड्यूटी करनी पड़ेगी मैक्सिमम क्या है इनके लिए करनी पड़ेगी। पहला ड्यूटी वहीं पर होता है, सही बात है, उसके बाद ट्रांसफर करके आप भले ये शुरुआती दौर जाइए, आप क्या है कष्टमय जीवन पहले व्यतीत करिए आप। जैसे आप लोग भी अगर ज्वाइनिंग करेंगे टीजीटी पीजीटी कहीं पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर पे, तो क्या होगा कि आपकी जो सबसे ज्यादा जो नौकरी है पोस्टिंग होने की संभावना कहां पर है, ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा होगी आपको, शहर में हमारा मारी ज्यादा रहेगी, या तो हिसाब से रैंकिंग लाइए तब आएगा।
ग्रामीण के लोग 10 साल नौकरी कर लेते तो अपना सीनियरिटी दिखा के कानून का आसरा करा लेते। उसके पीछे देखिए क्या होता है कि जैसे कोई बहू आती है तो बहू को सीधे तुरंत माइग्रेट करके शहर की अगर हवा दिखा दिया जाए तो फिर वो वापस लौट करके नहीं आएगी, वो चूल्हा चौका छोड़ छाड़ देगी, वो संयुक्त परिवार में अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए क्या होता है कि 7-8 साल कम से कम आपका दायित्व तो होना चाहिए कि अपने परिवार के परिवेश में उसको छोड़िए, कि जिस कल्चर में आप पले बड़े हैं उस कल्चर को समझे, पहले वो उसके अनुकूल हो, ढलने का प्रयास करें। क्योंकि वही देखिए, जब अपने साथ आप लेकर के चले जाएंगे शादी के तुरंत बाद, और फिर कभी आप जब आते हैं लौट करके अपने घर के कल्चर में, तो आप अपने कल्चर को तो एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन वो आपके जो साथ है सहभागिनी वो नहीं एडजस्ट कर पाती है, और वहीं से क्या होगा, विवाद होना शुरू हो जाता है। परिवार टूटने का बहुत बड़ा एक सबसे बड़ा कारण बनता है, यही होता है ये कि शुरुआती ही दौर में क्या होगा। ये देखिए भूगोल क्या है, ये आपको यहाँ तक भी सिखाया जाता है कि अपने लाइफ को कैसे यानी जिया जाए। हाँ नहीं तो अब उसके लिए भाई अब वो इंसान की जो नीड्स है कि भैया ये बताइए आपको शादी का करना है कि नहीं करना है, तो पता है हमें करना है शादी की, तो नीड्स है, तो आवश्यकता क्या हो, जब इंसान की आवश्यकता होती है उसके रहने के लिए विवश कर देगी। जैसे आपकी नीड्स नौकरी है, तो अगर नीड्स नौकरी है तो ठीक है, चलिए तराई क्षेत्र में आपकी जगह खाली है, नहीं है तो आप तुम्हें रिजाइन दे दीजिए। तो ठीक उनके सामने ऐसे रखिए, क्या आप शादी करना चाहते हैं, बोले हाँ करना चाहते हैं, क्या आप ग्रामीण क्षेत्र में परिवेश में रह लेंगी, वहीं पर उसकी नीड्स अपने आप बता देगी। अगर उसकी नीड्स है तो कहेगी ठीक है आपके साथ एडजस्ट कर लेगी, नहीं नीड्स होगी हाँ बिल्कुल सही, जाहिर सी बात है। तो इंसान की जो नीड्स है, आवश्यकता है, वो उसको समझौता करने के लिए विवश करेगी, नहीं आवश्यकता है तो तुरंत क्या है वो अपना साइड हट जाएगी। तो इस प्रकार देखिए क्या हो रहा है कि आर्थिक घनत्व ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कार्य घनत्व ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कृषि घनत्व आपका ये भी यानी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लास्ट इसमें एक आपका एक और है पोषण घनत्व। पोषण घनत्व, तो पोषण घनत्व देखिए क्या होगा, कुल जनसंख्या जो है आपकी वो, और इसके अलावा देखिए आपका क्या है, जो खाद्य फसलों का जो क्षेत्रफल होगा वो है ना, उसमें भी कौन सा आपका खाद्य फसल का केवल आएगा। खाद्य फसल का क्षेत्रफल, और जब इन दोनों का अनुपात ले लेते हैं वही क्या कहलाता है आपका, ये पोषण घनत्व कहलाता है। कि मतलब देखिए क्या है कि यहाँ पर जो कृषि योग्य जो भूमि है आपकी, तो इस कृषि योग्य भूमि में कई चीजें आ जाती है, जैसे व्यापारिक फसल भी आ जाता है आपका, ये समझा रहा है कि नहीं, व्यापारिक फसल। अब व्यापारिक फसल सोचा जाए कि कह दिया जाए कि आपके पोषण से कोरिलेट है कि नहीं, तो कहेंगे नहीं भाई, कपास का उत्पादन हो रहा है, लेकिन कपास से सोचा जाए कि आपका पोषण सुरक्षित रहे, आप उसे खा पी करके कर ले तो नहीं होगा वो। तो यहाँ पर क्या है, व्यापारिक फसलों को हटा दिया जाता है, जब उसको हटा दिया जाएगा तो क्या होगा, आपका खाद्य फसल क्षेत्रफल आपका सामने आ जाता है। ये 5 प्रकार के कृषि घनत्व होते हैं, 500 को ध्यान में रखे रहिएगा सब चीजें। इसी से रिलेटेड कुछ सूचकांक भी निकाले जाते हैं आप लोगों के, जैसे पोषण सूचकांक की निकाली जाती है, तो पोषण सूचकांक आपका इसी पे निकाला जाएगा कि वहां की जो कुल जनसंख्या वो है और खाद्य फसल का क्षेत्रफल आपका वो है वो, ठीक। तो वहां से क्या है, उसके सूचकांकों की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई परिवार है, 5 लोगों का है, तो कुल आबादी कितनी हो गई, 5। अब मान लीजिए कि उसके पास जो खाद्यान्न उत्पादन जो हो रहा है कृषि से रिलेटेड 10 क्विंटल हो रहा है,
तब उसके लिए क्या होगा, उसके लिए पोषण यानी वो पर्याप्त है वो। और कोई सोचा जाए कि नहीं 2 ही कुंटल केवल उत्पादन हो रहा है और सोचे पोषण पूरा हो जाएगा, तो इम्पॉसिबल आपका नहीं हो पाएगा। उसको क्या करना पड़ेगा, दूसरे के ऊपर निर्भरता आ जाएगी वो। ठीक, तो ये आपका क्या बता रहा है कि पोषण घनत्व यानी कि कुल जनसंख्या और खाद्य फसलों का क्षेत्रफल से कोरिलेटेड। तो पांचों के पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका अप्लाइड करना बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यवहार में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो नोट कर लेते हैं इसको।